ठीक है, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अभी आए नहीं है। ओके, लेट्स वेट स्टूडेंट्स के आने का 5 मिनट, तो हम अपना डिस्कशन फटाक से कंप्लीट करते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, व्हाट आई वाज सेइंग? हाँ, लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर किसी चीज को एज अ फाइल, अब देखिए, एक लैंग्वेज को यूज करके एक पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज, इवन उस लैंग्वेज को भी अब एकोमोडेट कर रहा है, उस लैंग्वेज को भी कंपाइल कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, उसके प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो कोई इजी चीज नहीं है, राइट? मतलब सी लैंग्वेज को यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इज नॉट अ इजी टास्क, बट किया गया क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज भी यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, सी लैंग्वेज मशीन फ्रेंडली है। क्या है? मशीन फ्रेंडली है। क्यों नहीं दूसरा लैंग्वेज बनाया गया, जैसे पाइथन हो गया या सी प्लस प्लस हो गया? पाइथन तो अभी आया है, लेट्स से मान लो सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, और उस समय भी कुछ लैंग्वेजेस थे, उनको क्यों यूज नहीं किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? क्यों सी को यूज किया गया? क्यों? क्योंकि सी जो है वो मशीन से बहुत अच्छे लेवल पर कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, मशीन से उसकी कनेक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है। ये क्लियर हुआ? तो लैंग्वेज जो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली एज वेल एज हार्डवेयर फ्रेंडली, मशीन फ्रेंडली। ठीक है, उसको दोनों होना चाहिए, और सी ये दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। आपका पाइथन बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप आज पाइथन में ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो अगर आप सी में करेंगे तो मे बी आपको 6 महीने का काम 5 साल लग जाए। ठीक है, होता है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जब आते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर क्या बोलना चाहिए, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव ऑफ अ लैंग्वेज। जब कभी भी बात हम हार्डवेयर की करते हैं, तब किसको पहला प्रेफरेंस देते हैं? सी लैंग्वेज को। इसलिए जिस भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट डूइंग बेसिक डिस्कशन. Yeah, we are just doing basic discussion. Okay. I'm not able to see the chat over here. किसी को ये मालूम है क्या कैसे आता है? चैट के ऑप्शन से तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। आ गया अंकुर। अंकुर यहाँ पर ये करो, वो बॉक्स ले आओ चैट वाला। दैट्स इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले। हम बेसिक डिस्कशन कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग के जो एडवांटेजेस हैं उन पर, और क्यों सी प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं, दो देयर आर मेनी हाई लेवल लैंग्वेजेस अवेलेबल। तो जो हमारा मेन डिस्कशन का एंड है वो यही है कि सी जो है वो दोनों साइड, मतलब एक यूजर और एक हार्डवेयर को बहुत अच्छे से ब्रिज करता है। ठीक है, वो जितना ज्यादा यूजर फ्रेंडली है उतना ही हार्डवेयर फ्रेंडली भी है। तो जब भी हम हार्डवेयर के कंसर्न होकर, हार्डवेयर के बारे में सोचकर, उससे कंसर्न होकर जब कभी भी कोई कोड लिखना चाहते हैं, तो वी यूज व्हाट? सी लैंग्वेज। ठीक है, सी से शुरू करते हैं। परफेक्ट। तो बेसिक आज कुछ थ्योरेटिकल चीजें मुझको पढ़ानी है, दैट इज वाई मैं ये प्रेफर करता हूं। ओके, अगर मैं एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात करूं, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप सबने थोड़े बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, जिसने भी सी लैंग्वेज पढ़ा है, जिसने भी ग्रेजुएशन किया है सेकेंड ईयर में, एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का कुछ होता है।
ठीक है, आप सबने कुछ तो भी बनाया होगा, और जब भी हम किसी चीज को बनाने के बारे में सोचते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, राइट। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। अब लेट्स से मुझे ये कंप्यूट करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल, मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, तो मेरा रिक्वायरमेंट है ये, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो कभी भी कोई एक प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हम वो प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है। कुछ भी तो हम नहीं कर सकते, है ना, मतलब सेंस करना चाहिए, इट शुड मेक सेंस। अब जब हमने यूजर रिक्वायरमेंट देख लिया अपना कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है और ये चीज है, तो अब हम क्या करेंगे, उस चीज को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे डील करना है, वो कैसे कैसे डिवाइड होगा। अब बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो एक साथ नहीं बनता है, उसमें मॉड्यूल्स बनते हैं, राइट। अलग अलग मॉड्यूल पे हम काम करते हैं या अप्रोचेस फॉलो होते हैं, जैसे कोई टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, कोई बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है, ये सब देखेंगे टॉप डाउन बॉटम अप क्या होता है, मैं बस बता रहा हूँ। तो उसके लिए कोई अप्रोच सोचते हैं, राइट। अब ऐसे तो नहीं है मैंने बोला ये काम करो, आप सुबह से बैठ गए और शुरू हो गए, आपको थोड़ा पेपर वर्क लगेगा कि हाँ हमारा ये मॉड्यूल है जो ऐसा दिखेगा, ठीक है। या कभी किसी को घर वर बनाते देखे, है ना, घर भी छोड़ो, अगर एक रूम का ही डेकोरेशन या रूम का इंटीरियर करना होता है, सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर जो आर्किटेक्ट होता है, जो इंटीरियर डेकोरेटर होता है, वो उस चीज को एनालाइज करता है, उसका एक मैप ब्लूप्रिंट टाइप बनाता है कि देखिए आपका इस टाइप का ये चीज होना चाहिए, इस टाइप का ये चीज होना चाहिए, ऐसी ऐसी सारी चीजें होंगी, राइट। तो प्रोग्रामिंग इज सिमिलर टू दैट ओनली, यहाँ भी हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की, ठीक है। इनपुट और आउटपुट प्रोग्रामिंग में उतना ही जरूरी है जितना रियल लाइफ में है, ठीक है। हम आप लेट्स से वही मैं एक रूम के डिजाइनिंग की अगर बात करूं, तो हमको भी इनपुट और आउटपुट की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर होगा, जो इंटीरियर डेकोरेटर होगा, बोलेगा ये चीजें लगेंगी लगेंगी, दैट इज इनपुट, ठीक है। या तो हम वो आइटम ला कर दें या उसको उतने इक्वल का क्या दें, अमाउंट दें, ठीक है। सीधा सीधा बोलेगा भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो पैसा इज द इनपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आपके अकॉर्डिंग का डिजाइन रूम, जैसा आप चाह रहे हो वैसा क्या मिलेगा आपको, रूम मिलेगा। सिमिलरली जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कुछ इनपुट होता है जो यूजर देगा, जो क्लाइंट है वो बोलेगा कि भाई ये इनपुट मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर में देना है, तो मेरा आउट मतलब जो प्रोग्राम है वो उसके रिस्पेक्टिव क्या देना चाहिए, आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ लूँ एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा मैं कोई भी नंबर दूं, मेरा प्रोग्राम उसका फैक्टोरियल दिखाना चाहिए, तो द कोई भी नंबर इज मेरा इनपुट और जो आंसर होगा दैट इज द आउटपुट। क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ ये तो हो गया कि ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा। अब इसके बाद आता है उसका प्रोसेस डिसाइड करो, ठीक है। घर बनता है तो घर बनता है, सब चीजें डिसाइड हो जाती है, पैसा डिसाइड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, राइट। घर बनता है, सबसे पहले कोई भी एक खाली प्लॉट से जब घर बनाना शुरू करते हैं तो उसका बेसिक स्टेप क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद बनाने का प्रोसेस, कुछ पिलर वगैरह डालते होंगे, फिर छत डालते होंगे, छत और पिलर फिर बेस तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली आज के उसमें पॉसिबल नहीं है कि पहले हम छत बना ले, फिर हम पिलर बना ले, फिर बेस बना ले। इंडिया में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसका टॉप डाउन अप्रोच, ये जनरल नॉलेज है, यूज करके एक टेम्पल बना है इंडिया में, बहुत फेमस टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुना ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया में जो बहुत क्या बोलना चाहिए फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो हेरिटेज हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को की एक टीम है जो पूरे दुनिया की चीज़ों को प्रिजर्व करती है। इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो टेम्पल आता है, ठीक है। नाउ आपकी ड्यूटी है, मुझको मालूम है, आप लोग की ड्यूटी है कि उसको आप लोग सर्च करेंगे, ठीक है, और मुझको बताएंगे कल, ओके, कि कौन सा वो टेम्पल है जिसको ऊपर से नीचे, मतलब पहले उसका क्या बना, छत, देन उसके पिलर्स और देन उसका बेस बना, क्या, हाँ हो सकता है,
एक ही पत्थर से हो सकता है, एक बड़ी सी चट्टान या पहाड़ से काट कर करके बनाया गया हो। पॉसिबिलिटी तो ऐसी ही हो सकती है ना, अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? वो आप लोग सोचिए कैसे बना होगा, नहीं तो फिर कल डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखो, कोई भी प्रोसेस का क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एंड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नथिंग बट एल्गोरिथम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एल्गोरिदम डिजाइन। ठीक है, और जब एल्गोरिदम बन जाता है तो उसका प्रोग्राम बना दो। ठीक, नाउ इन सब में सी लैंग्वेज कहां पर यूज होगा? दैट मीन्स इतना काम जो है आपका, क्या है ये? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर में ये काम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। एल्गोरिदम बनाना और प्रोग्राम बनाना डिफरेंट है। ठीक है, एल्गोरिदम इज नथिंग बट घर का स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट, मैप बना दी कि ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना कि कागज में मैप पेन से बनाए तो घर जमीन पे थोड़ी ना हम पेन से बनाएंगे, है ना। वहां पर तो हमको ईंटें और व्हाट नॉट जो भी उनका सामान होता है वो सब लगेगा, राइट। तो ये चीजें हैं। अब हो सकता है किसी को घर लकड़ी से बनाना हो सकता है किसी को घर सीमेंट से बनाना हो, ठीक है, हो सकता है किसी को घर लोहे वगैरह से बनाना हो, दैट इज प्रोग्राम। बट यहाँ तक घर का आर्किटेक्चर तक का जो काम है वो क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। क्लियर? होपफुली कैलासा टेम्पल, यस, गुड, यशिका जैन। वेयर इट इज सिचुएटेड, कैन यू प्लीज टेल एवरीवन? कैलाश टेम्पल कहाँ है? बहुत फेमस है, एवरीवन शुड नो दिस। Okay, Yashika, if you know, you can tell us, okay, without googling. Good. Hello. Okay. तो हाँ, गूगल ही किए होंगे मोस्टली, क्योंकि वो भूलने वाली चीज नहीं है। यस, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, अजंता नहीं, एलोरा। हाँ, तो एलोरा में टोटल 36 केव्स हैं, जिनमें से जो मेजर केव है 36 नंबर का, कैलाशा टेम्पल उसी केव में सिचुएटेड है। और उसका जो अप्रोच है बनाने का, दैट वाज इन टॉप टू डाउन फैशन। मतलब पहले मंदिर का जो शिखर होता है वो बना, देन उसके अंदर का मंडप, और देन फिर नीचे का फाउंडेशन, क्योंकि वो एक पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है। ठीक है, अगर अलग अलग पत्थर जोड़ के बना सकते थे तो ये पॉसिबल था क्या? नहीं था, है ना। एक पत्थर को कार्व करके वो बनाया गया है, दैट इज वाई वो टॉप डाउन में बना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यही अप्रोच पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्या आता है? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच होता है फॉलो करने के लिए। जनरली हम बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों में। तो टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन फैशन इज नथिंग बट एक बड़ा सा होल प्रोग्राम या एक बड़ा सा होल वर्क आप ले लो और उसको छोटे छोटे चंक में बांटो, फिर अगेन उस चंक को छोटे छोटे चंक में बांटो, फिर और जब तक वो बाइफरकेट हो सके, जब तक वो डिवाइड होता जाए, आप करते जाओ उसको। ठीक है, जैसे कि मैंने एकदम छोटे से उसमें बताया आप लोगों को कि हमने घर बनाया। ठीक है, घर बनाना इज द मेन टास्क। ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इज द मेन टास्क। बट क्या घर बनाना सारा एक मतलब एक सिंपल टास्क है कि एक घर बनाना है और बना दिए? नहीं, उस एक टास्क को हमको अलग डिवाइड करना है। लेट्स से पहले फाउंडेशन बनेगा, पिलर्स बनेंगे, फिर वो जो सीलिंग छत ढालते हैं ना, छत ढलाई बोलते हैं, वो होगा, कंस्ट्रक्शन पे आ गया। ठीक है, फिर जो फाउंडेशन बना है उस फाउंडेशन में अलग हम प्लास्टरिंग करेंगे, टाइल्स लगाएंगे, या जो भी हमको वाटर प्रूफिंग करना है वो सब करेंगे। पिलर्स में हम दीवार बनाएंगे ईंटे की, उस दीवार में और मतलब हमको जो भी शेप वगैरह देना होगा वो सब करेंगे। छत में हम सीलिंग में जो भी काम करते हैं वो करेंगे। देन अगेन
लेट्स से जो दीवार का काम है वहाँ पर हम वॉल आर्ट वगैरह करवाएंगे, पेंटिंग करवाएंगे, उनका प्लास्टरिंग करवाएंगे, इधर छत में हम फॉल सीलिंग करवाएंगे, लाइटिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाएंगे। ये क्या हो रहा है, एक टास्क को हमने बहुत सारे छोटे छोटे टास्क में, देन अगेन कुछ टास्क उठाकर उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया, ठीक है ना। घर से कुछ कुछ रूम बने, वॉशरूम्स बने, डाइनिंग हॉल बना, जो भी ड्राइंग रूम बना, वो सारा चीज बना। देन अगेन एक रूम के अंदर कितने सारे काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, प्लम्बर वाला काम होता है, सैनिटरी वर्क होता है, देन उसके बाद उसमें पेंटिंग वगैरह होता है, वॉल आर्ट वगैरह होता है। ये क्या हो रहा है, एक बड़े टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, काम को इजी बनाने के लिए, काम को जल्दी करने के लिए, और काम को प्रॉपर यूटिलाइज मैनर में करने के लिए। क्योंकि हमको मालूम है जो इंसान घर बना रहा है जरूरी नहीं है कि वही इलेक्ट्रिसिटी का काम भी कर ले, वही पेंटिंग का काम भी कर ले, वही हमारा क्या बोलना चाहिए, पाइपलाइनिंग का काम भी कर ले। नहीं होता है, हमने अलग अलग कैटेगरीज बांट कर रखी। उसी तरह प्रोग्राम में भी होता है स्टूडेंट्स, कि एक प्रोग्रामर, कभी भी आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे देन यू विल गेट टू रियलाइज कि एक प्रोग्रामर कभी भी कोई एक सॉफ्टवेयर पूरा बनाकर नहीं रख देते। कोई भी ऐसा प्रोग्रामर नहीं होगा इंडस्ट्री में जिसने जो ये बोलेगा कि ये पूरा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। क्यों, क्योंकि वहां पर मॉड्यूल बेस्ड काम होता है। मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच में हम आएंगे, बट समथिंग सिमिलर टू दिस ओनली, कि आपको एक छोटा सा टास्क मिला है, आप वही करो। किसी दूसरे को, अब लेट्स से यहाँ पर 50 बच्चे, मैंने 50 को अलग अलग टास्क दे दिया, उन सब के टास्क को जोड़कर मेरा एक सॉफ्टवेयर बन गया। दैट इज नथिंग बट टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि मैंने बड़े टास्क को क्या किया, डिवाइड करते गया। ठीक है, इसी का रिवर्स होता है स्टूडेंट्स बॉटम अप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि हम एक बड़ा टास्क को बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे टास्क लेकर उनको ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं, कि पहले एक मॉड्यूल लिया, मैंने सबको ब्रेक कर दिया, आप सबने काम किया, देन मैं उसको ज्वाइन करते जा रहा हूँ, और ज्वाइन करते करते वो वापस में क्या आ गया, समथिंग लाइक दिस। पहले इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, इस तरीके से। ठीक है, ये टॉप डाउन है, ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर मैं इसका एरो बदल दूं, ऐसा कर दूं, तो ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, देन ये दोनों मिलके जो फाइनल चीज चाहिए थी वो बना रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और ये जो डिवीजन है ना, ये जो हम डिवीजन बनाते हैं जनरली आज के डेट में टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच नहीं काम करता। क्यों, क्योंकि हम एक मॉड्यूल को जब छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट देते हैं, उनको मर्ज करना इज डिफरेंट। तो हम सोचते हैं कि मर्ज करने से बेटर है अलग अलग सेपरेट रखे चीजों को। ठीक है, और बाद में हम, एक मिनट, तो हम क्या सोचते हैं कि एक पूरे टास्क को सेपरेट कर दें कुछ कुछ सेक्शंस में, और वो सेक्शंस अपना अपना काम करें, उनको मर्ज करने की फिर हमको जरूरत ही नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच। तो मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि हम टास्क को लिंक कर देते हैं एक दूसरे से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अपना अपना काम। अब देखो, अब एक घर बनता है, राइट, अब एक घर बनता है तो घर में मान लो 4 रूम है। अगर मैं उसको टॉप डाउन में बांटूं तो घर के 4 रूम हैं, 4 रूम को फिर मान लो मैंने 4 लोगों को दे दिया, तो ऐसे थोड़ी ना एक जो है वो एक रूम पे पूरा काम करेगा, दूसरा जो है वो दूसरे रूम पे पूरा काम करेगा, तीसरा जो है वो तीसरे रूम पे पूरा काम करेगा। पूरा काम इन द सेंस प्लास्टर भी कर रहा है, टाइल्स भी लगा रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है। वो चीज़ फिर क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट, है ना, लेस एफिशिएंट, हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। बेटर है मॉड्यूल बना दो कि भाई स्ट्रक्चर का काम ये करेगा, पेंटिंग का काम ये करेगा, टाइल्स का काम ये करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम ये करेगा। और जब ये सारे काम होंगे तो चीजें अपने आप क्या होते जाएगी, लिंक होते जाएगी, राइट, क्योंकि काम तो एक ही जगह हो रहा है। क्लियर है, बस हमको क्या करना होता है, उनको इंटरलीव्ड मैनर में चलाना होता है। इंटरलीव्ड मैनर में चलाने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर वाला स्ट्रक्चर पूरा बना के चला जाएगा, उसके बाद प्लास्टर वाला आके प्लास्टर करेगा। स्ट्रक्चर वाले का जितना काम हुआ है वहां से प्लास्टर वाला शुरू करता है। कभी घर बनता है तो ऐसे ही होता है ना, जितना एरिया में काम हुआ है वहां पर फर्निश मतलब फिनिशिंग का काम शुरू हो जाता है, जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक ये लोग आगे, फिर हो सकता है वहां से पेंटिंग वाला शुरू करे। क्यों ऐसा होता है, टाइम यूटिलाइज करने के लिए। टाइम इज प्रीशियस थिंग, इसलिए यहाँ पर भी हम उसी मैनर पे काम करते हैं, हम लिंक कर देते हैं मॉड्यूल्स पे। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच है, मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच। क्लियर हुआ, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप
सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। हम जब पढ़ते थे हमको भी ऐसा लगता था ये सब क्या काम का है, सुन रहे हैं पता नहीं कैसे काम होगा। अगर मैं अभी बोलूँ कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, जो कैलकुलेटर का काम करेगा, कैलकुलेटर का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेगा, आपको उस प्लस माइनस इंटू डिवाइड के लिए भी अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए सारे डिजाइनिंग मेथड या डिजाइनिंग अप्रोचेस। ठीक, अब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं। आज ही थ्योरी क्लास चल रही है क्योंकि आप लोगों को ये सब चीजें जानना जरूरी है। कल से सारे कंसेप्ट के साथ हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कुछ लोगों को बोला था अगर अपना लैपटॉप वगैरह लेकर आ सकते हैं तो देखें, ठीक है, अदरवाइज हम इसमें ही कर लेंगे। इसे क्वेश्चन नेट पे एक बार आया था, यूजीसी नेट पे, ठीक है। तो दो टाइप के लैंग्वेजेस हमने डिवाइड कर दिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्या क्या, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है ये लो लेवल हाई लेवल क्या होगा? अच्छा, जो इंग्लिश, तो अगर आप ही का डेफिनेशन उठा के मैं कुछ देना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। क्लियर? इनका फोकस हार्डवेयर पे ज्यादा होता है, ठीक है ना। हार्डवेयर यही लैंग्वेज समझता है, लो लैंग्वेज, और हाई लेवल हम समझते हैं, दोनों जरूरी है। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक आता है मशीन लैंग्वेज और एक आता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका एक थोड़ा मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट्स, राइट। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो पूरी पूरी जीरो और वन और इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे काम करती है, ठीक है। इस पे काम करना बहुत ज़्यादा टफ है। जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करें, मशीन लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि वो पूरा पूरा सर्किटरी बेस्ड काम होता है, जीरो और वन, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, थोड़ा टफ जाता है। उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए क्या लाया गया, असेंबली लैंग्वेज। स्टिल इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, इसलिए इसको असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में ही रखा गया है। इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे चीजें, जैसे दो रजिस्टर को ऐड करना है तो उसके लिए एक कमांड बना दिया, लेट्स से ऐड। वैल्यू को किसी रजिस्टर में स्टोर करनी है तो उसके लिए कमांड बना दिया, ठीक है। इस टाइप की चीजें को यूज करके असेंबली लैंग्वेज इसको थोड़ा सा आसान कर देता है, बट स्टिल इट इज क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज है क्योंकि वो क्या करता है, मशीन को ही ज्यादा प्रेफरेंस देता है यूजर के रिस्पेक्टिव में। और जब हम हाई लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज इज नथिंग बट किसी एक लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, हम समझते हैं, ठीक है। हमारे लिए इजी होता है, हार्डवेयर के लिए जो भी हो वी डोंट केयर, हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। और बहुत सारे लैंग्वेज हैं, कौन कौन से अभी मैंने गिना भी दिए थे, पाइथन, सी, सी प्लस, जावा और वॉट नॉट, ये सारे क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर हुआ? अब आते हैं ट्रांसलेटर्स में। ट्रांसलेटर मतलब, अगर लो लेवल की बात करें तो लो लेवल तो मशीन समझ लेता है, ठीक है, बट हाई लेवल समझ पाएगा क्या, नहीं। किसी क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था ना इंडियन और चाइनीज का, उनके बीच में क्या लगता है, ट्रांसलेटर लगता है, जो इसकी बात सुने और उसको समझाए। हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में भी ये ट्रांसलेटर्स जरूरी है बहुत, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, कंपाइलर, फिर इंटरप्रिटर, फिर कंपाइलर, इंटरप्रिटर और असेंबलर, ठीक है। असेंबलर इज स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर क्यों लगा, क्योंकि वो पूरा पूरा लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, जैसे मैंने बताया मशीन लैंग्वेज के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, चाइनीज टू चाइनीज कम्युनिकेशन, इंडियन टू इंडियन कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई ट्रांसलेशन चाहिए क्या, आपको कोई ट्रांसलेशन चाहिए क्या, नहीं चाहिए। बट असेंबलर जो है वो
थोड़ा हो जाता है। जैसे इंडियन में ही ले लो कि कोई नॉर्मल हिंदी विथ तेलुगु तमिल, ठीक है तो हम इंडियन ही, हो सकता है वो थोड़ी बहुत हिंदी जानता हो बट कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको नहीं आता है, या हमारे लिए नया है उसके लिए भी नया है, दैट इज वो कौन कर रहा है, असेंबलर। कंपाइलर इंटरप्रेटर डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज के लिए बना हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, लो को लो के आउटपुट को हाई में हमको दिखाता है, राइट। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत बेसिक डिफरेंस है, पढ़े भी होंगे आप लोग, क्या है? कंपाइलर पूरे कोड में शुरू से आखिरी तक जाता है और जो जो फॉल्ट रहते हैं, अगर फॉल्ट नहीं है तो एग्जीक्यूट करता है, फॉल्ट है तो सब एक साथ दिखा देता है कि यहाँ ये फॉल्ट है, यहाँ ये फॉल्ट है, यहाँ पर ये फॉल्ट है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है और अगर किसी लाइन पे एरर आया तो वो आगे नहीं जाता जब तक वो एरर रिजॉल्व ना हो जाए। क्लियर हुआ? कोई एक लैंग्वेज जो कंपाइलर यूज करता हो? कोई एक लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर यूज करता हो? विजुअल बेसिक का मुझको थोड़ा आइडिया अभी नहीं आ रहा है कि वो, हाँ विजुअल बेसिक राइट, हाँ विजुअल बेसिक शायद, ठीक है विजुअल बेसिक हो गया, पाइथन हो गया, आपका पाइथन भी लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। कोई ऐसी लैंग्वेज जो दोनों करता हो? जावा, ठीक है, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जावा दोनों काम करता है। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, पहली बात तो हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं मानते, ठीक है ना, वो क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है, और उसमें हम एक ही तो क्वेरी देते हैं तो वो एक ही का तो आंसर देगा, राइट। ये क्लियर हुआ? अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं सी की। आई नो ये क्लास थोड़ी सी बोर हो सकती है बट ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम थोड़े फाउंडेशन लेवल पे हैं, जब तक हम चीज़ों का ये नहीं समझेंगे कि ये चीज़ें बनाई क्यों गई, उसको पढ़ने का क्या मतलब है, राइट। हमको समझ में आया कि क्या ट्रांसलेटर होता है, क्या फाउंडेशन से सी बना है, क्या अप्रोचेस वो फॉलो कर रहे हैं, जब तक हम वो नहीं समझेंगे हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, राइट। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है ना, वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। तो इतनी टफ लैंग्वेज जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है उसको जिसने बनाया है उसको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए इसका, ठीक है। तो 1970s में 1970s में सी का आविष्कार हुआ बट उसके पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस आई जैसे फॉर्ट्रेन, ठीक है, फॉर्ट्रेन एक लैंग्वेज थी, ठीक। फॉर्ट्रेन के बाद आई कोबोल। तो फॉर्ट्रेन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिकली मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए बस यूज होता था ये। उसके बाद एक लैंग्वेज आया कोबोल, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, परफेक्ट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, ठीक। तो ये थोड़े बहुत वही इंटरेस्ट काउंट करना या ये सारी चीजें, थोड़े बहुत बेसिक क्वेरीज, बहुत बेसिक काम करता था, ठीक। उसके बाद ओके उसके बाद बी करके लैंग्वेज आई थी, ठीक है, सी से पहले बी एक लैंग्वेज आई थी, और भी कुछ कुछ लैंग्वेजेस थे बीच बीच में, ठीक है ना, एल्गोल था और भी कुछ कुछ था, तो हम उतना नहीं जा रहे। ये जो पहले यूज होते थे वो लैंग्वेज में बता रहा हूँ। उसके बाद सर डेनिस रिची ने देखा कि ये जो है चीज़ें उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं हो रही है या स्पेसिफिक किसी काम के लिए ही काम आ रहा है। 1970s में डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में इन्वेंट किया क्या? सी लैंग्वेज, ठीक है। इसके पहले वाले लैंग्वेज का नाम बी था तो उन्होंने बोला कि इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। जनरली जो बाहर देश के लोग होते हैं ना, वो लोग वो फ्रेज फॉलो करते हैं कि नाम में क्या रखा है। किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, दैट इज व्हाट दे फॉलो।
ठीक है, पहले वाले का बी था, इसका सी रख दो। अब ये वाला सी था, ये सी से थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेड है, तो या तो डी रख दो या सी प्लस प्लस रख दो। ठीक है, मतलब सी में एक इंक्रीमेंट, तो सी में अगर हम एक इंक्रीमेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डी बन जाता है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। बट जब सी बन गया था तो सी में हम किसी चीज को जब इंक्रीमेंट करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सी का सी प्लस प्लस ये बताता है कि सी को ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया गया है नई लैंग्वेज बनाने के लिए। ठीक है, फिर आगे चीजें बनती गई और चलती गई। ठीक है, अब मैं आता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इस अभी के बाद से जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाफ एन आवर की क्लास में, क्योंकि ये आपको प्रोग्रामिंग में अभी आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक, सी प्लस प्लस किसने बनाया था, जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। ठीक है, और उसका नाम का स्पेलिंग ऐसे है, स्ट्रॉस्ट्रो। ठीक है, और जावा, बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है, ही वॉज द मेन। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सी। जितने लोग फर्स्ट टाइम सी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से देखें कि सी जो है पाइथन की तरह नहीं है। ठीक है ना, पाइथन में कहीं भी हम कुछ भी लिख देते हैं, कहीं पर भी कुछ भी लिख देते हैं, वो मान जाता है। ठीक है, बट सी जो है वो एक फैशन को फॉलो करता है कि मेरे को ये चीज ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए, डिसिप्लिन है बहुत। ठीक है ना, सी जो लैंग्वेज है बहुत डिसिप्लिन है कि इसमें जो चीज जहां होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए। ठीक है, तो सी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, किसने किसने हेडर फाइल बोला था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हेडर फाइल किसने किसने बोला था, हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जिसके लिए नया है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज नथिंग बट, हम पुराने सी की कुछ फाइल को कॉल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पुरानी सी की कुछ फाइल को कॉल करते हैं। सी में हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं। जब हम कोई लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड पहले से बने हुए हैं, हमको मालूम है। उसमें प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट दिखाना, उसमें स्कैन का मतलब होता है इनपुट लेना। ठीक है, उसमें इंट का मतलब होता है कि ये वेरिएबल इंटीजर है, उसमें फ्लोट का मतलब होता है ये वेरिएबल जो है फ्लोटिंग टाइप, मतलब फ्रैक्शन पॉइंट वाला है, डेसिमल वैल्यू लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको अपने प्रोग्राम को बतानी होती है। ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ हमारे प्रोग्राम को ही जानता है और कुछ नहीं जानता। ठीक है ना, तो जब हम अपने प्रोग्राम को बोलते हैं कि प्रिंट करो स्कैन करो, और हम पुरानी फाइल को लिंक नहीं करेंगे तो बोलेगा ये प्रिंट स्कैन क्या होता है, पहले ये डिफाइन करो। मैं तो नहीं जानता कि प्रिंट क्या होता है, स्कैन क्या होता है, कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, पहले से जो फाइल है जहाँ पे वो कीवर्ड का फंक्शन स्टोर है कि वो प्रिंट क्या करेगा, वो स्कैन क्या करेगा, सबसे पहले उन फाइल को लोड कर लेते हैं, ताकि हम अगर उसको कहीं पर भी यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर ना आए। और वो सबसे पहले ही होता है क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइल होने पर सबसे पहले यही कॉल होता है। और इसको लिखते कैसे हैं, हैश इंक्लूड के साथ। हैश मेन है, हैश को ही हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हैश हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड एक फंक्शन या एक कीवर्ड है जो क्या करता है, इंक्लूड करता है। इंक्लूड मतलब अपने फाइल में अटैच करता है, आपके प्रोग्राम में अटैच करता है। किसको अटैच करता है, जो आप इस एंगल ब्रैकेट के अंदर फाइल दोगे। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी फाइल। और ये जो लाइब्रेरी फाइल है, लेट्स से इसके मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं यहाँ पर, stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट,
ये इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शन अपने पास रखता है। इनपुट आउटपुट के सारे फंक्शन बोले तो प्रिंट, स्कैन, प्रिंट एफ, स्कैन एफ जो भी होता है उसके और अलावा जो भी चीजें होती है वो सारा, ठीक है। कंसोल, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। स्क्रीन के गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, गेट सी एच, पुट सी एच, क्लियर स्क्रीन, ये सारा चीज कहाँ होता है? कंसोल। इसके अलावा कोई हेडर फाइल याद है? math.h। math.h हम तब इंक्लूड करते हैं जब हमको अपने प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल काम करना हो, जैसे कि पावर निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है, लॉगरिदम काम, लॉगरिदम बेस्ड काम करना हो, और भी बहुत सारे उसमें फंक्शन है। वो सारे चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? math.h। उसी तरह एक string.h होता है जब हम स्ट्रिंग पे काम करते हैं। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सेंटेंसेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, इस पे, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्लियर हुआ? जब भी प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले ये सारी चीजें ऐसे आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है ना, ये सबसे पहले कॉल होता है। और हमारा मतलब जब सी लैंग्वेज बनाया गया, ये आइडियली जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, पहले से बनी हुई चीज अगर यूज होने वाली है तो हम पहले उसको इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई ये हमको आगे लगने वाली है, राइट। हमने यहाँ पर वही किया है। क्लियर? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद यहां पर हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स देते हैं। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, वेरिएबल का मतलब देखो, जब हम मैथमेटिकली भी कोई चीज को देखते हैं या प्रोग्रामेटिकली भी देखते हैं तो दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट वो चीजें होती है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि वैल्यू क्या होती है उनकी, फिक्स्ड होती है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल इज नथिंग बट कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसका आपको यूज करना है अपने प्रोग्राम को, कोई भी एक वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, बट कांस्टेंट क्या होता है? और ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने ए को 10 दिया है, अंदर आप उसको प्लस करें तो 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, बट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम, आपके पूरे प्रोग्राम के शुरू से आखिरी तक में कभी भी बदलेगा नहीं। जस्ट लाइक वैल्यू ऑफ पाई, इट इज 3.14। जब कभी आप पाई यूज करोगे, जहां भी यूज करोगे, उसकी वैल्यू 3.14 के अलावा कुछ होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिफाइंड है। क्लियर हुआ? तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी हमने बस एक डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये कोई चीज है, हमने इसको अभी ये वैल्यू दी है, वो आगे चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है एक ऐसा वेरिएबल जो पूरा प्रोग्राम यूज करेगा। ग्लोबल है, ग्लोबल मतलब एक्सेसिबल टू ऑल। क्या होगा? एक्सेसिबल टू ऑल। तो इस ग्लोबल वेरिएबल को अगर मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल लेट्स से यहाँ पर ऐसे दे दिया, अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करना, मैं इंट वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, मैंने लिख दिया इंटीजर ऑफ ए, मतलब एक वेरिएबल है ए। ए क्या है? एक वेरिएबल है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब जानते हैं नंबर वैल्यू स्टोर करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन होल नंबर, मतलब वो नॉर्मल नंबर, फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं होगा। इंटीजर ऑफ ये हो गया। अब इंटीजर ऑफ ए जो है, पूरा प्रोग्राम कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, कहीं पर भी। और अगर आप यहाँ पर इंटीजर ऑफ ए डिक्लेयर नहीं करते हो तो कहीं पर भी आप ए नाम की चीज यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप उन्हीं वेरिएबल को यूज करोगे। और उसके बिना ऐसा नहीं कि हम ए कहीं डिफाइन नहीं किए बट ए हम कहीं पर भी यूज कर रहे हैं, राइट। सी मैंने बताया था डिसिप्लिन फैशन पे काम करता है, तो जो डिक्लेरेशन होता है उसको लेकर भी थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे नहीं हो सकता कि हम बीच में प्रोग्राम के कहीं पर भी डिक्लेरेशन कर दिए। अगर हम बीच में कहीं डिक्लेरेशन करेंगे तो वो क्या करेगा? एरर शो करेगा कि ये कहाँ कहीं भी कुछ भी कर रहे हो आप। पहले आप डिक्लेयर करो, उसके बाद आप अपना काम करो। क्लियर? तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हम क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद हम मेन फंक्शन पे आते हैं।
मेन फंक्शन, ठीक है। मेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पूरा पूरा काम आपका किसके अंडर में होगा, मेन के अंडर में होगा, ठीक है। पूरा काम मतलब ऐसा नहीं है कि मेन के बाहर कुछ हम लिख नहीं सकते, लेकिन हमारा सी प्रोग्राम जो है वो सिर्फ मेन को जानता है, ठीक है। आपको अगर आगे पीछे कहीं भेजना भी है तो आप मेन से ही भेजोगे। सी प्रोग्राम चलने के बाद, हैश इंक्लूड करने के बाद, ग्लोबल वेरिएबल देखने के बाद जब वो मेन फंक्शन में जाता है तो वो मेन फंक्शन में ही एग्जीक्यूट होकर मेन फंक्शन में ही खत्म होता है, ठीक है। वो सिर्फ मेन फंक्शन को जानता है। अगर आगे पीछे कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन आप लगाते हो तो आपको मेन फंक्शन से क्या करना पड़ेगा, उसको एक मैप देना पड़ेगा कि मेन फंक्शन से आप पहले यहाँ जाओ और वापस आना मेन पे, और उसके बाद खत्म होना। क्लियर हुआ? नहीं तो वहीं जाके खत्म हो जाएगा, वो नीचे आ भी नहीं पाएगा। क्लियर है? जब हम आगे प्रोग्रामिंग देखेंगे तो और अच्छे से डिटेल में फंक्शंस वगैरह हम पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। बाकी अभी के लिए ये मेन फंक्शन समझ लो, ठीक है। अब फंक्शन के अपने कुछ रिटर्न टाइप्स होते हैं, वो मैं अभी नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, अभी बस फंक्शन समझो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर सी लैंग्वेज वो पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। अब मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड इस टाइप का होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से ओपन होता है और कर्ली ब्रेसेस से क्लोज होता है। क्लियर? अब इस मेन मेथड के अंदर हम चाहें तो लोकल वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल था जिसको कोई भी यूज कर रहा था, ये लोकल वेरिएबल कौन यूज कर सकता है, जो लोग इस कर्ली ब्रेसेस के, या जो एग्जीक्यूशन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, सिर्फ वही क्या करेंगे, इस लोकल वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। क्लियर? हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड यूजिंग प्रीप्रोसेसर, यस विशाल, परफेक्ट। सिंबल डेफिनेशन भी यस, ठीक है, गुड। संतोष, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, सिंबल डेफिनेशन। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो भी फंक्शन का अपना स्टेटमेंट होगा, हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो होगा, उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। मे भी इसके बाद कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है, फंक्शन 1 ऐसा, उसका कुछ काम, फंक्शन 2 उसका कुछ काम हो सकता है, राइट। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हम देखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हो। अभी लेट्स से मैं आज से लगभग 3 से 4 क्लास तक तो ये सब फंक्शन की बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेन फंक्शन पे ही काम करूंगा, ठीक है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन अपने आप में एक यूनिट है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये कैसे डिक्लेयर होता है और क्या होता है। क्लियर? अभी हम इसको ही कंसर्न करते हैं, बट हाँ नीचे फंक्शंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। क्लियर है? परफेक्ट। दैट्स इट। आप गेट सी एच लिखते हैं, स्क्रीन को होल्ड करवाना चाहते हैं तो, कंपलसरी नहीं है, बस हाँ ये जो मेन मेथड ओपन हुआ है ये क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गेट सी एच भी आप यहाँ नहीं, आप इसी के अंदर लिखो, ठीक है। ऐसा ये मैं बताऊंगा क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या अभी इसको मत ही ध्यान दो तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर है सी का। हमको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी सबसे पहले होते हैं। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है जो सबको यूज़ करना है तो हम पहले डिफाइन कर देते हैं। अगर हम सिर्फ मेन मेथड में अंदर, मेन मेथड के अंदर किस चीज़ को यूज़ कराना चाहते हैं तो उसको अंदर करते हैं। किसी फंक्शन के अंदर यूज़ कराना है तो यहाँ रख दो। ये वेरिएबल को ये नहीं एक्सेस कर सकता, ये फंक्शन का बॉडी, ठीक है। ये वेरिएबल को ये फंक्शन का बॉडी कभी भी एक्सेस नहीं कर पाता। यहाँ पर मान लो कोई लोकल वेरिएबल है तो उसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनके अंदर का है, वो उनका अपना लोकल है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। तो एक प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो उसमें उसका क्रिएशन होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। स्टेप्स, पहला क्या होता है, प्रोग्राम क्रिएशन। प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब आपका प्रोग्राम लिखा जाता है आप सबसे पहले उसको कंपाइल करते हैं। बिना कंपाइल किए प्रोग्राम रन होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो लिखा है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कंपाइलर कंपाइल जब करता है तो वो सिर्फ एरर नहीं देखता। कंपाइलर क्या करता है, वो आपके उस कोड को वापस से बाइट कोड या मशीन लैंग्वेज कोड बोलो, उसमें क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो कंपाइल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं।
रन कराना। क्लियर? एक छोटा सा हम बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एडिंग टू नंबर्स या ऐसा कुछ, या एडिंग टू नंबर्स भी अभी नहीं देखते, इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपको इंटीजर और ये सारी चीजें भी तो बतानी है, सी के टोकन्स बताने हैं। हेलो वर्ल्ड ठीक है, हाँ हेलो वर्ल्ड तो कर सकते हैं, राइट। तो प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। void main, ठीक है। ये void क्या होता है, ये हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे जब हम सी के टोकन्स पढ़ेंगे, रिटर्न टाइप्स में और इंटीजर मतलब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि void टाइप क्या होता है, ठीक है। अब void main के अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ होता है प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट देने के लिए, प्रिंट एफ लिखा मैंने। ठीक है, एक लाइन को देखो, यहाँ पर जो प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे वो डबल कोटेशन पे होगा, ठीक है, राउंड ब्रेसेस के। ये फंक्शन है, प्रिंट एफ क्या है, फंक्शन है। फंक्शन के अंदर आप क्या दे रहे हो, कोई वैल्यू दे रहे हो, और प्रिंट एफ के अंदर जो भी वैल्यू दोगे वो आप कैसे दोगे, डबल कोटेशन पे। क्लियर? इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कोलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइथन में ये सब चीजें कुछ नहीं होती, सेमी कॉलन वॉलन ये सब वो नहीं मानता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सेमी कॉलन मिस हुआ ना, आपको रुला देगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन, उसके बाद क्या लिखे, बस इतना ही, गेट सी एच लिख देते हैं। अब समझते हैं, ये जो प्रिंट एफ है, हमने इस प्रोग्राम में मेन मेथड के अंदर कहीं बताया प्रिंट एफ क्या है, हाँ प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर कहीं बताया हमने प्रिंट एफ क्या है, नहीं। हमारे कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि ये प्रिंट एफ क्या है, ये प्रिंट एफ जो है ये एक फंक्शन है, क्या है, ये फंक्शन जो है कहाँ लिखा हुआ है, इस हेडर फाइल में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इस हेडर फाइल को क्या किया है, इंक्लूड किया है। क्लियर हुआ? ये गेट सी एच जो है कैरेक्टर लेकर के, गेट सी एच का मतलब क्या होता है कि इनपुट कैरेक्टर लेता है, मतलब जब तक हम कोई एक कैरेक्टर टैप ना करें वो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो गेट सी एच से हमारी स्क्रीन होल्ड हो जाती है, ठीक है। स्क्रीन होल्ड हो जाना मतलब अगर गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो ये आउटपुट आएगा और स्क्रीन वैनिश हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम को रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे एक कमांड का वेट करो, तो हमने यहाँ पे गेट सी एच दे दिया। गेट सी एच में जब तक हम कोई इंटर या कोई ए बी कुछ भी ऐसे प्रेस नहीं करेंगे, ये चीज क्या होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। क्लियर हुआ? ये कहाँ से आया, ठीक है, और इन दोनों के लिए हमने इसको इंक्लूड किया है। क्लियर? मेन हमारा फंक्शन है और इस मेन मेथड के अंदर हमने काम किया। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में। क्लियर? टफ नहीं लग रहा है बहुत? जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको और समझ में आएगा, एक्सप्लोर कर पाओगे आप कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। बस छुट्टी मत मारना। देखिए बीच में अब ऐसा है कि लेक्चर्स मेरे को खुद को कम मिलते हैं काम की वजह से एंड ऑल, तो मे भी हो सकता है कि मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट डेली पढ़ाते रहूँ, मतलब रिवीजन चीज़ों का बहुत मुश्किल है कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ को वापस से रिवाइज करा पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग छुट्टी मत मारिएगा, आई नो संडे है, संडे सबको चाहिए होता है, ठीक है, बट स्टिल जब तक सी लैंग्वेज चल रहा है एटलीस्ट तब तक थोड़ा संडे कॉम्प्रोमाइज करिए। लास्ट क्लास में कितने बच्चे आए थे, 12 10 12 थे, उतने भी नहीं थे, हैं? कम थे उससे भी शायद। ओके
अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, सी टोकन्स। सी में यूज होने वाले कुछ टोकन्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज और उनके डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है कीवर्ड। Keywords are nothing but some reserved words in the library of C language. C की लाइब्रेरी में वो वर्ड रिजर्व्ड है और C बोलता है अगर ये चीज मेरी लाइब्रेरी में रिजर्व्ड है तो आप बिल्कुल भी उसको अपने प्रोग्राम में किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? आपके पास प्रिंट एफ का फंक्शन बना हुआ है, आप वापस से प्रिंट एफ का फंक्शन बना के उसमें कुछ काम कराओगे, वो क्या कर देगा? एरर दे देगा। ठीक है, तो रिजर्व कुछ वर्ड्स हैं जो क्या है? सी के लिए ही है। जैसे कि लेट्स से जो भी है, इंट हो गया। ठीक है, इंट जो है वो क्या बताता है कि एक इंटीजर टाइप की चीज है। अब मैं कोई अपना वेरिएबल ले लूं इंटीजर टाइप का और उसका नाम भी इंट रख दूं। ठीक है, इंट इंट मतलब ये इंट है जो इंट टाइप का है। तो हमको ही जब ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिस्टम तो हमारा हमसे कम ही इंटेलिजेंट है, तो ये बोलेगा कि ये सब हरकत इधर चलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा ही कुछ सेंसिबल चीज रखो जो मेरे को समझ में आए और मेरी चीजों से क्लैश ना करे। क्लियर? तो कुछ कीवर्ड्स हैं ऐसे रिजर्व सी की लाइब्रेरी में जो सी ही यूज करता है, जिसको हम अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते, जैसे कि मैंने बताया लेट्स से इंटीजर ऑफ ए। अब ये सेंस कर रहा है कि हाँ, इंट टाइप का एक कीवर्ड है जो क्या बताता है कि ए जो है वो कैसा है? इंटीजर है। क्लियर हुआ? उसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम देखेंगे। डू है, ठीक है, फॉर है, वाइल है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, स्विच है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनका सी में अपना काम डिसाइडेड है। ठीक है, तो इनका अगर काम डिसाइडेड है तो ये वही काम करेंगे। अगर आप उसको कुछ मतलब अपना कुछ नाम देकर ये करना चाहेंगे तो वो एरर ही शो करेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट, आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कराने के लिए अपने आप से कोई नाम दे देते हो, दैट इज नथिंग बट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर कुछ भी चीज हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, ये हम अपने से देते हैं। ठीक है, ये हम क्या करते हैं? अपने से देते हैं जो हमारी चीज को आइडेंटिफाई करे। जैसे कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके स्टोर करना है। क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके स्टोर करना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें लगती है? यही होता है। तो दिस इज द आइडेंटिफायर जो बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द आइडेंटिफायर जो बता रहा है प्रिंसिपल, दिस इज द आइडेंटिफायर जो बता रहा है रेट, ये बता रहा है टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, पी आर टी एस आई, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या देना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। तो जो भी हम वर्ड्स अपनी सी में यूज करते हैं वो या तो कीवर्ड होता है या आइडेंटिफायर होता है, या तो हम दे रहे हैं या पहले से स्टोर्ड है। क्लियर हुआ? ओके। इसके अलावा आता है डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हाँ, आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स भी होते हैं कि जब हम आपको आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उसको क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या नहीं दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप किसी स्पेशल सिंबल से शुरू नहीं कर सकते उसको, ऐसे है अंडरस्कोर ए बी सी ऐसा नहीं दे सकते। ठीक है, 1 2 ABC ऐसा नहीं दे सकते। उसके लिए कुछ या तो आप कोई वैल्यू दे दो डायरेक्ट 1 2 ऐसा, कुछ भी वैल्यू, कोई एक वेरिएबल दे दो, कोई एक नाम दे दो, लेट्स से SI या सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, या सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। दो वर्ड के बीच में आप स्पेस नहीं यूज कर सकते, मतलब S स्पेस I दोगे तो वो वेरिएबल नहीं, आइडेंटिफायर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, आपको उसको अंडरस्कोर मतलब कनेक्टेड रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। डेटा टाइप क्या बताता है कि आप किस टाइप का डेटा यूज करते हैं। ठीक है, आप इंटीजर डेटा यूज कर रहे हैं या आप फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू 22.51 उस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं,
या ज़्यादा जो डेसिमल है वो लंबा तक जा रहा है तो हम उसके लिए डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, तो कोई कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर को मर्ज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए। और भी बहुत सारा होता है। तो ये बस डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं डेटा टाइप का, डिटेल में डेटा टाइप को बहुत अच्छे से हमको कल पढ़ना है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेन जो चार है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक तो कैरेक्टर है, इंट है, फ्लोट है और डबल है, ठीक है। सी लेट्स से कोई कैरेक्टर ले लिए, इंटीजर में कोई भी वैल्यू ए बी ऐसे, मतलब ये वैल्यू ही दे दो यहाँ पर डायरेक्ट, जैसे 1 2 3, ठीक है। फ्लोट में 25.5 में 25.3896 ऐसा समथिंग, ठीक है। ये इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, क्लियर। अब इनके अपने अपने साइज होते हैं। देखो जब कभी भी हम स्टोर करने की बात करते हैं, बात किसकी आती है? मेमोरी की। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो मेमोरी इज अ क्रूशियल थिंग, हमको उसको अच्छे से स्टोर करना है। सॉरी, तो एक सेकेंड। हाँ, तो इनका अपना अपना साइज डिफाइंड है, ठीक है। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। 8 बाइट का मतलब क्या होता है? अब बाइट बिट आप लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग किए हैं, राइट। 8 बिट का 1 बाइट, तो ये जो 1 बाइट है ये कौन लेता है? कैरेक्टर। किसी भी, लेट्स से मैं अगर लिखता हूं कैरेक्टर सी, तो एक सी नाम का ब्लॉक बनेगा और उसकी साइज क्या होगी? 1 बाइट, और वो एक ही बाइट एकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं कैरेक्टर सी लिख के सी में लिख दूं 123, तो ये कैसी वैल्यू है? इंटीजर। ये कैसा वैल्यू है? ये कैसा डेटा टाइप है? कैरेक्टर। इंटीजर लेता है कितना? कैरेक्टर से ज्यादा ही लेता है अभी मान लो। ये उसको स्टोर कर पाएगा क्या? नहीं। तो ये क्या बताएगा? मेमोरी ओवरफ्लो बताएगा। ये लेता है 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 16 बिट इंटीजर लेता है, तो इसमें 16 बिट से ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पे इंटीजर में 33.58 डालोगे तो वो क्या करेगा? एरर दे देगा, ठीक है। या हो सकता है सिर्फ 33 स्टोर कर ले, वो 58 छोड़ दे, डिपेंड करता है वो कैसे करेगा, हम बताएंगे टाइप कास्टिंग के थ्रू, ठीक है। फ्लोट और डबल का भी सेम सीन है। तो ये लोग क्या करते हैं? ब्लॉक पे काम करते हैं, वही डेटा लेते हैं। हाँ, अब एक कंसेप्ट, ये कैरेक्टर है, या लेट्स से इंटीजर और फ्लोट लेते हैं। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, स्टोरेज बता रहा हूँ, ठीक है। 2 बाइट 4 बाइट, इसका डेटा इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका डेटा इसमें जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है, ठीक है। अगर मैंने फ्लोट वैल्यू ली है, लेट्स से फ्लोट ए, क्या लिया मैंने? फ्लोट ए, मतलब ए एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है, जो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करेगा। और फ्लोट ए में मैं स्टोर करा रहा हूं 25, ठीक है, जो कि क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का साइज क्या होता है? छोटा होता है। मेरा फ्लोट का साइज क्या है? बड़ा है। बड़े कंटेनर में कोई छोटे कंटेनर की चीज को डालना इज नॉट अ बिग टास्क। पॉसिबल है, भले वो मेमोरी वेस्टेज एंड ऑल हम बाद में देखेंगे, बट पॉसिबल है या नहीं? राइट। आपके पास 2 लीटर का एक बॉटल है, 5 लीटर का एक बॉटल है, ठीक है। आपको सामान लेना है लेट्स से 1.5 लीटर, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, इधर 2 लीटर की बॉटल, इधर 5 लीटर की बॉटल। एफिशिएंट 2 लीटर की बॉटल यूज करना है, बट क्या आप 5 लीटर की बॉटल में उसको एकोमोडेट कर सकते हैं? यस। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 4 लीटर का आइटम है, तो मैं उसको क्या 2 लीटर की बॉटल में डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको मैं यूज करवाऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तब हम इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे। इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, छोटे से छोटी चीज को बड़े में डालने का, इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसमें वो कुछ करना नहीं रहता, वो अपने आप ले लेता है वैल्यू।
ठीक है, जब आप ऐसे करके फ्लोट ए में 25 डालोगे तो वो रिजल्ट कैसे दिखाएगा 25.0। ठीक है, वो उसको बाय डिफॉल्ट फ्लोट मान लेगा। बट जो आप इसको ऐसे करोगे, लेट्स से आपके पास है 25.33। ठीक, अब इसको आपको इंटीजर में डालना है तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। लगता है कि पॉसिबल होगा? नहीं। और अगर चाहते हो कि इसकी इंटीजर वैल्यू को डाले तो हमको इसको अलग से बोलना पड़ेगा, भाई ये फ्लोट है इसकी बस तू उतनी वैल्यू ले जो तू ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतनी वैल्यू उठा लेंगे। ये हमको बताना पड़ा तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये मैं और अच्छे से एक बार बताऊंगा, बस डेटा टाइप में डिस्कशन के तौर पर हमने डिस्कस किया है। क्लियर? ओके, कांस्टेंट मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। वेरिएबल हम देख चुके हैं कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो ऑपरेटर्स ही है। ठीक है, ऑपरेटर पढ़ा दो आज, लास्ट पढ़ा देता हूं क्योंकि ये सी टोकन का ही पोर्शन है। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जो ऑपरेशन करे, कोई भी प्रकार का ऑपरेशन, वो सर्जिकल ऑपरेशन डॉक्टर वाला नहीं है। ऑपरेशन का मतलब कोई काम को परफॉर्म करे। ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल है ए, आपके पास एक वेरिएबल है बी। जब तक उनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं होगा उस वेरिएबल का कुछ मतलब है क्या? नहीं है। हमको उनके बीच में कोई ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, लेट्स से ऐड करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं, या और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देते हैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? सारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, मॉड, और भी कुछ कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज असाइन कर देना। असाइनमेंट ऑपरेटर इज नथिंग बट जब हमको कोई वैल्यू किसी को असाइन करनी होती है तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं a इज इक्वल्स टू 100, तो इसका मतलब क्या होता है? ये 100 वैल्यू मैंने किसको असाइन कर दी? a को। तो यहां पर जो ये इक्वल टू है दैट इज नथिंग बट द असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर हुआ? किसी को भी डाउट? ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है? अच्छा, जब असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है तो अगर मुझे किसी चीज को इक्वल बताना है तो वो मैं कैसे करूंगा? डबल इक्वल टू। अगर a इक्वल टू बी ऐसा लिखता हूं तो इस एक इक्वल टू और इस डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। लॉजिकल ऑपरेटर। और कंडीशनल वाले कितने हैं? ठीक है, वेरी गुड। सब गलत है। ये क्या है? ये क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल के और एग्जांपल्स, हाँ। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है। दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? ए और बी क्या है? इक्वल है। क्या है? ए और बी इक्वल है। ए इक्वल टू बी हो सकता है ए बी से छोटा हो सकता है ए बी से बड़ा हो, या हो सकता है ए बी से छोटा या उसके बराबर, बड़ा या उसके बराबर हो। ये क्या है? रिलेशन बता रहे हैं उनके बीच में। तो इस टाइप के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर।
अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है बताओ। दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करना क्या कहलाता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब अगर लॉजिकली दो एक्सप्रेशन को हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए जो चीज यूज होती है वो क्या क्या होती है? एंड, और, नॉट, इस टाइप का। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं उसको? हाँ, और नॉट, ये हो गया एंड, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर? अब देखो एंड का मतलब क्या होता है? ये एंड और ये जो और है ना, वो अपने लॉजिकल ऑपरेटर, वो लॉजिक गेट वाले से देखो। एंड क्या करता है? जब हम बुलियन टेबल बनाते हैं तो एंड जो है वो सिर्फ वन वन पे वन देता है, वो सिर्फ ट्रू ट्रू पे ट्रू देता है, बाकी सब पे फॉल्स देता है। मतलब अगर दो वैल्यू ट्रू है, इसके लेफ्ट और इसके राइट की, तभी वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। वहीं और क्या करता है? कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ये और नॉट क्या होता है? जो भी वैल्यू होती है उसका निगेट कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। क्लियर हुआ? इसके बाद जो ऑपरेटर है, अच्छा इसी को बुलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, एक आता है कंडीशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क, कोलन। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, इन सब के प्रोग्राम बनाने हैं अभी, ठीक है ना? तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब एक बार इसको थोड़ा बहुत अच्छे से डीप में पढ़ लेंगे। अभी तो बस मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि थोड़ा फेमिलियर हो जाओ आप लोग। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा? ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क वन कोलन जीरो। तो ये क्वेश्चन मार्क कोलन क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर है। और यहां पर ये बोल रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क है मतलब ये पूछ रहा है क्या कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप प्रिंट करो वन, और अगर नहीं है तो प्रिंट करो जीरो। क्लियर? एक लाइन पे हमने सब चीज लिख दिया। क्लियर? इसको लिखने के बहुत से तरीके, हम इफ एल्स वो सब लगाएंगे अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट एक ऑपरेटर सी ने बनाया है। क्या? ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क कोलन। ठीक है, इसका यूज प्रोग्राम में करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस समझ जाओ कि एक ऑपरेटर है, क्योंकि कभी कभी थियोरेटिकली पूछ लेता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम? टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था नेट में कि which of the following operator takes more than two arguments? कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स लेता है? दो से ज्यादा वैल्यू, वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट मतलब दो वैल्यू। ठीक है, तो दो से ज्यादा वैल्यू। हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करते हैं तो प्लस हम दो लोगों के बीच में ही लगाते हैं, दो वैल्यू के बीच में ही लगाते हैं। असाइनमेंट भी हम ऐसा कर रहे हैं कि इधर एक है इधर एक है। रिलेशनल में भी हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, तीन को नहीं कर सकते। लॉजिकल ऑपरेटर भी दो लोगों के बीच में ही लग रहा है। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर इज वन एंड ओनली ऑपरेटर जहां पर हम ये और ये तीन आर्ग्यूमेंट, जहां एक में हम कंडीशन चेक करते हैं और दो हमारे आर्ग्यूमेंट क्या है? वैल्यूज है जो रिटर्न होने वाले हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन नेट में पूछा था, तो इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं था। इसके नाम से ही समझ लेते हैं। जैसे कि कोई, जब हम एक आर्ग्यूमेंट पे काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूनरी, राइट? एक आर्ग्यूमेंट पे काम करते हैं। जब हम दो पे काम करते हैं तो बाइनरी, इसलिए जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में क्या बोला जाता है? बाइनरी। और जब हम तीन पे काम करते हैं तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। तो दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ प्रोग्रामिंग की चीजें ही पूछे। ये चीजें, ये वाला क्वेश्चन मुझको जॉब के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन करो। तो है कुछ नहीं इसका, आप शायद ही आप कभी जिंदगी में रियल लाइफ में यूज करोगे, बट हाँ।
हाँ, तो अगर इस टाइप की चीजें आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली एग्जाम्स, मतलब नेट गेट ये सब छोड़ो, रियल लाइफ के जब आप इंटरव्यू में जाओगे भी ना, तो हो सकता है कंपनी आपको कभी इससे रिलेटेड काम ना दे, लेकिन पूछेगी जरूर, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट छोटा है और छोटी चीजें इंसान जल्दी दिमाग से निकाल देता है। ये बताता है कि आपने चीजों को कितने डेप्थ में पढ़ा है। क्लियर? आपका डेप्थ नॉलेज बताता है। एक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। जैसे सी को अगर इंक्रीमेंट करना है तो सी प्लस प्लस, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस। अब ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है ना, इसके जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि सी प्लस प्लस और प्लस प्लस सी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मे बी जो मेरे से पहले पढ़े हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, राइट। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या क्या कैसा कैसा होता है, बट स्टिल हम शुरू से पढ़ेंगे उसको और अच्छे से देखेंगे। क्लियर? एक होता है बिट वाइज ऑपरेटर, लास्ट। कहाँ लिखो? यही लिख देता हूँ, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर किसी बाइनरी वैल्यू के बिट शिफ्ट के लिए काम आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसा, हाँ बोलो। हाँ, बिट वाइज शिफ्टिंग के लिए काम आता है। ये 4 बिट है, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पर वैल्यू जो है ऐसी है 0 0 0 1, ठीक। अगर मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 1 0। दोनों की वैल्यू अलग है, बहुत अलग है। तो ये डायरेक्टली अगर मुझको करना होगा कि ये क्या बताएगा 1, ये क्या बताएगा 2, ठीक है। और जब हम इस चीज को बहुत आगे लेकर जाते हैं तो एक बिट शिफ्ट होना मतलब ये होता है कि 32 से वो सीधा 64 हो जा रहा है, 64 से सीधा 128 हो जा रहा है, राइट। तो जब हमको ये चीज करनी होती है तो हम बिट वाइज ऑपरेटर का शिफ्ट का यूज करते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। ये तो एक एग्जांपल बताया जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए आता है। इसके अलावा उसमें एक एंड होता है, एक और होता है, एक नॉट होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। सबका यूज देखेंगे अभी एकदम मतलब सिर्फ फेमिलियर हो जाइए कि ये ऑपरेटर इस टाइप का होता है, ये ऑपरेटर इस टाइप का होता है, ठीक है। जब एक एक ऑपरेटर का आप खुद प्रोग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें दोबारा दिमाग से उतरेंगी नहीं। क्लियर है? आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। कल मैं डेटा टाइप का बेसिक पढ़ाऊंगा और ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। हर एक ऑपरेटर के रिलेटेड प्रोग्राम बनाना है। जिनको डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, बाकी चले जाएं। आज के क्लास में कोई डाउट नहीं है? इंसर्शन एक्सर्शन हम देखेंगे प्रज्वल। प्रोग्रामिंग के लिए कर लेंगे, चलेगा। देव सी भी यूज कर सकते हैं, हमने देव सी में काम किया था, राइट। देव सी यूज कर सकते हैं, वीएस कोड यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाइलर टू कंपाइलर भी सी में डिपेंडेंसीज आ जाती है, राइट। जैसे देव सी में कुछ चीजें सपोर्ट करता है तो वो टर्बो सी तो सबसे बकवास है, उसको कभी यूज नहीं करना, ठीक है। एक तो वो नीला नीला स्क्रीन दिखता है, वो कोई कोई मिल गया मूवी में वो एलियन बुलाते हैं ना, वैसा फील। हाँ, जहाँ एरर नहीं होगा वहां भी एरर देगा। हाँ हाँ, आई नो, फंक्शन है साइज बताने का। उसके अलावा और भी एक दो ऑपरेटर है, वो हम नेक्स्ट कल की क्लास में या मे बी बाद में जब हमको उसकी नीड होगी तब डिस्कस करेंगे, ठीक है प्रज्वल। हाँ, साइज ऑफ ऑपरेटर भी यूज होता है, आई नो। साइज ऑफ ऑपरेटर भी हम जब यूज करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी ये जो मेजर ऑपरेटर थे ये डिस्कस किया हमने, और बाकी कुछ जो भी लगेंगे हम देखते हैं। ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स
कल मिलते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं कल थोड़ी। मे बी आप लोग भी अपने सिस्टम को कंपाइलर इंस्टॉल कर रखिए और साथ साथ कंपाइल करते जाइए अपना प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, आई वाज सेइंग के ये जो शेयर होता है इसमें टाइपिंग वगैरह पॉसिबल है? तो यहाँ से होगी या वहाँ से ही होगी? तो देखते हैं, अगर ये इजीली एक्सेसिबल होता है इसमें टाइपिंग तो हम डायरेक्ट टाइपिंग करेंगे, अदरवाइज इधर मैं लिखूंगा, आप लोग के पास किसी के पास सिस्टम होगा तो आप लोग कंपाइल कर सकते हैं, होपफुली होना चाहिए। इधर से स्क्रीन शेयर होती है तो वो ज्यादा बेटर है, हम स्क्रीन शेयर करके काम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, डाउट वाले बताइए आप लोगों का क्या क्या डाउट है। बाकी लोग अब जा सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। अच्छा, जो तुम कंपाइलर बोल रहे थे वीएस कोड का, ऑनलाइन है या ऑफलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। देव सी मैंने काम किया है, मुझको सही लगा वीएस कोड में। अगर आप लोग काम किया, आप लोग को जमता है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छी चीज है वो भी, कोई बुरा चीज नहीं है। कर वो तो अच्छा नहीं है, बेटर है आप देव सी यूज करिए, आप देव सी प्लस प्लस, वो ज्यादा बेटर होगा, राइट। और अगर पहले से है इंस्टॉल्ड क्या वीएस कोड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी काम कर जिसमें आप लोग फ्लेक्सिबल। क्लास एंड कर दिया है मैंने। सही आपके नोट्स हैं। ओ